हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एसएससी सीजीएल के बहुत सारे वैकेंसी आया हुआ है, इसके बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, यह काफ़ी अच्छा और सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी अधिक मात्रा में वैकेंसी 14,582 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जो जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, सैलरी कितना मिलने वाला है इस जॉब के अनुसार, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन से हैं, कब इसका फॉर्म भरा जाएगा, कब इसका फार्म का लास्ट डेट है, कितने टाइम पे करेक्शन होगा, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसका इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन से है, तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन, जो कि शुरुआती लास्ट डेट नहीं, सबसे पहले हम इसके बाद कब से एप्लीकेशन फार्म भरा जाएगा इसके बारे में बताते हैं। तो इसका फार्म भरने की शुरुआती जो है वो 9/6/2025 से लेकर के 4/7/2025 तक है। मतलब 9 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल 2025 में जो वैकेंसी आया हुआ है, इसका फॉर्म 9/6/2025, 9 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। फ्रेंड्स, अभी बहुत अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को भर लीजिएगा। आप लास्ट समय का इंतज़ार न करिए, क्योंकि लास्ट में इसका सर्वर बिजी हो जाता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके अंदर आपका ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है, लास्ट ईयर चल रहा है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है। फ्रेंड्स, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करके अच्छी खासी नौकरी पा सकते हैं सीजीएल के माध्यम से। इसका लास्ट डेट कब से है, तो लास्ट डेट फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 4/7/2025 23 बजे। मतलब रात को 11 बजे तक आप 4 जुलाई 2025 तक रात को 11 बजे तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 4 जुलाई 2025 है, रात को 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, मतलब आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट 5/7/2025 रात 11 बजे तक कर सकते हैं। मतलब 5 जुलाई 2025 तक आप इसका आप भरे हुए फार्म का फ़ीस पेमेंट कर सकते हो रात को 11 बजे तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें इसका फ़ीस कितना लग रहा है। तो इसका फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 100 रुपये है। जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये है, एससी एसटी के लिए इसका 1 भी रुपये नहीं है, वो भी फ्री में है। तो जनरल और ओबीसी के लिए इसका फ़ीस पेमेंट केवल मात्र 100 रुपये है। एसएससी केवल 100 रुपये ही अपने फ़ीस का पेमेंट लेती है। इसके बाद हमने बताया आपको लास्ट आप कब तक इसका पेमेंट फी कर सकते हो। तो अब अगर आप फार्म भरे और उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, तो आप करेक्शन कब तक कर सकते हो, उसमें सुधार कब तक कर सकते हो। तो करेक्शन का डेट 9/7/2025 से लेकर के 11/7/2025 23 बजे तक है। मतलब 3 दिन का आपको करेक्शन का डेट दिया गया है एसएससी के द्वारा। 9/10/11 को आप अगर किसी भी प्रकार की आपको गड़बड़ी लग रही है कि आपने फार्म भरा उसमें कुछ गड़बड़ी कर दिया, तो 9/10/11 3 दिन तक आपको एसएससी टाइम देगा, आप उसे सुधार कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स, सबसे अच्छा सुनहरा बात यह है कि इस बार एसएससी एग्ज़ाम कब लेगा, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड का डेट कंफर्म कर दिया है, जो कि टेंटेटिव है। एग्ज़ाम फर्स्ट का जो टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच 2025 में ही इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। एसएससी काफ़ी कम टाइम में पूरा कराना चाह रही है, बहुत जल्दी कराना चाह रही है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो लगभग हमें जिस तरीके से एसएससी टाइम अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, लगभग साल भर के अंदर आपको नौकरी प्रोवाइड कर सकती है। तो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो टायर फर्स्ट का है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच एग्ज़ाम करवाया जाएगा 2025 में ही। इसके बाद टायर सेकंड का एग्ज़ाम जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये भी दिसंबर 2025 में। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी एसएससी इस बार एग्ज़ाम ले रही है, जो कि टायर फर्स्ट का अगस्त में करा रही है, इसके बाद दिसंबर में टायर सेकंड का भी एग्ज़ाम करवा दे रही है। मतलब हमें लग रहा है जिस तरीके से एसएससी काम करा रही है, बहुत कम समय में ही आपको नौकरी प्रोवाइड कर देगी। इसके बाद आपको क्या क्या बताया कि इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जा रहा है। 9/6/2025 से 7/4/2025 तक इसका फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट डेट कब है, 4/7/2025 को इसका लास्ट डेट है। इसके बाद फीस पेमेंट 5/7/2025 तक होगा। इसके बाद करेक्शन कब तक आप कर सकते हो, तो करेक्शन डेट इसका जो है
9 से लेकर के 11 जुलाई 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हो, मतलब 3 दिन करेक्शन का डेट दिया है। इसके बाद टायर फर्स्ट एग्ज़ाम कब होगा, तो टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम 13 अगस्त 2025 से 30 अगस्त, मतलब 13 से 30 अगस्त के बीच इसका एग्ज़ाम भी टायर फर्स्ट का करा देगा। इसके बाद टायर सेकंड का एग्ज़ाम भी दिसंबर 2025 में ही करवा देगा। एसएससी काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है फ्रेंड्स, इतना अच्छा एग्ज़ाम अभी तक एसएससी नहीं जल्दी कराती है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इसका पे लेवल क्या रहने वाला है, इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, और कौन सी पोस्ट के लिए क्या सैलरी रहेगी, और कौन सी पोस्ट के लिए कितना एज लिमिट रहेगा। फ्रेंड्स, इसका जो एज लिमिट है वैसे तो 18 से लेकर के 30 तक है, लेकिन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखा गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा एज लिमिट रखा गया है। तो यह बी ग्रुप की नौकरी है फ्रेंड्स, आपको काफ़ी अच्छा पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखा गया है। जैसे अगर आप पे लेवल 7th में है, मतलब पे लेवल 7th की अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपका जो पेमेंट रहने वाला है 44,900 से 1,42,400 तक आपका पेमेंट इसके बीच में रहेगा। शुरुआती में आपका 44,900 रहेगा, बाद में बढ़ करके 1,42,400 रुपये आपका पेमेंट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा खासा पेमेंट है फ्रेंड्स, एसएससी के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये बी ग्रुप का पोस्ट रहेगा। और अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपका जो एज लिमिट है वो 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस के अंडर आप काम करेंगे, अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के रूप में के पोस्ट पे काम करोगे, तो आपका जो एज लिमिट है वो 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए। और आपका जो पेमेंट रहेगा वो 44,900 से 1,42,400 के बीच में रहेगा। इसके बाद अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंट ब्यूरो के अंतर्गत काम करोगे, तो बी ग्रुप की नौकरी रहेगी। आपका एज जो रहेगा वो 18 से 30 रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, किसी किसी पोस्ट में 20 से 30 के बीच में एज लिमिट रखा गया है, किसी किसी पोस्ट में 18 से 30 के बीच में पोस्ट रखा गया है। 18 से 30 ईयर के आपका एज लिमिट रखा गया है। तो हर पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग कर दिया गया है, किसी में 20 से किया गया है, किसी में 18 तक रखा गया है। तो सभी पोस्ट के लिए अगर आप पे लेवल 6 में काम करते हैं, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अदर मंत्रालय में काम करते हैं, ये भी बी ग्रुप की ही नौकरी रहेगी। इसमें भी 18 से 30 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। जो कि पे लेवल 6 में आपको कितना पेमेंट मिलेगा, तो पे लेवल 6 में आपको जो पेमेंट मिलेगा 35,400 शुरुआती होगा, लास्ट में आपका पेमेंट बढ़ करके 1,12,400 तक हो जाएगा। कुछ ही साल में आपका पेमेंट बढ़ करके 1,12,400 रुपये हो जाएगा। अगर आप डिविजनल अकाउंटेंट के पोस्ट पे काम करते हैं, जो कि सीएजी के अंतर्गत काम करते हैं, सब इंस्पेक्टर के तौर पे कार्य करते हैं, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंट के अंतर्गत अगर काम करते हैं, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिपार्टमेंट के अधीन रहेगा, तो आपको 18 से 30 हर पोस्ट के लिए अलग अलग फ्रेंड्स इसका एज लिमिट रखा गया है। किसी किसी पोस्ट के लिए 20 से 30 के बीच रखा गया है, किसी किसी पोस्ट के लिए 18 से 30 के लिए रखा गया है। तो आप देख लेंगे अपने अनुसार। अगर आप पे लेवल 5 में पोस्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे ऑडिटर्स के रूप में, अगर आप ऑडिटर्स के रूप में काम करते हैं, आपको सीएजी ऑफिस के अंडर में काम करना पड़ेगा। अगर आप अकाउंटेंट के रूप में काम करते हैं, अकाउंटेंट पोस्ट पे करते हैं, तो आपको कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अधीन काम करना पड़ेगा, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। तो इसमें 18 से 27, देखिए हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखा गया है। किसी किसी पोस्ट के लिए 18 से 27 रखा गया है, किसी किसी पोस्ट के लिए 18 से 30 रखा गया है, किसी किसी पोस्ट के लिए 20 से 30 रखा गया है। तो फ्रेंड्स, हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखा गया है। अगर आप पे लेवल 5 में काम करते हो, तो आपका जो पेमेंट रहेगा 29,200 रुपये से शुरुआत होगा, और आपको बाद में 92,300 तक आपका पेमेंट हो सकता है, बढ़ जाएगा। अगर आप पे लेवल 4 में काम करते हैं, तो आपका जो पेमेंट रहने वाला है 25,500 से शुरुआत होगा, बाद में 81,100 रुपये तक हो जाएगा। कुछ ही साल में ये बहुत जल्दी ही बढ़ता है पेमेंट। तो अगर आप पे लेवल 4 में काम करते हो, तो आपको किस पोस्ट पे काम करना पड़ेगा, जैसे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सब जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अधीन काम करना पड़ेगा। जैसे आप अगर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में काम करते हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन के अधीन आपको काम करना पड़ेगा। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो 18 से 27 के बीच में आपका एज लिमिट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको कौन सी पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट रहने वाला है,
कौन सी पोस्ट किस पे लेवल के अधीन कितने पे लेवल पे रहेगा और कौन से पे लेवल पे कौन सा पोस्ट है, कितना आपको पेमेंट मिलेगा उस पोस्ट के लिए आपको बता दिया। अब आपको आगे बताने वाले हैं कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कैसे इसमें कितना इसका जो पोस्ट है फ्रेंड्स, इसमें टोटल कितना वैकेंसी आया हुआ है। तो इसका टोटल वैकेंसी है 14,582 पोस्ट के लिए वैकेंसी टोटल आया हुआ है। अब आपको आगे बताने वाले हैं कि इसका क्या एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट फिर से बता दे रहे हैं एक बार कि इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, किस डेट से लेकर के कितने डेट तक आपका एज लिमिट रहेगा। अगर आप एज लिमिट अगर आप 18 से 27 ईयर्स के बीच वाला फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जन्मतिथि 2/8/1998 से लेकर के 1/8/2007 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप उस पोस्ट पे फार्म भर रहे हैं, हर पोस्ट के लिए अलग अलग फार्म नहीं भरा जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन एक ही पोस्ट के आप जिस पोस्ट प्रेफरेंस से अपना चॉइस करेंगे, तो अगर आप 18 से 27 ईयर वाला पोस्ट पे अगर आप फार्म भर रहे हैं तो आपकी जो जन्मतिथि है वो 2/8/1998 से लेकर के 1/8/2007 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 20 से 30 ईयर वाली पोस्ट पे अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो जन्मतिथि है वो 2/8/1995 से लेकर के 1/8/2005 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 18 से 30 वर्ष वाली पोस्ट पे फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो जन्मतिथि है वो 2/8/1995 से लेकर के 1/8/2007 के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप 18 से 32 वर्ष वाली पोस्ट पे फार्म भर रहे हैं तो वही पोजीशन रहने वाला है 2/8/1993 से 1/8/2007 के बीच में आपका जन्मतिथि होनी चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिलेगा एज का, जैसे कि अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। अगर आप OBC के हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिल रहा है। अगर आप PWD अनरिजर्व्ड के हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट मिल रहा है फ्रेंड्स। इस तरीके से सभी लोगों को छूट भी मिल रहा है। PWD OBC है तो आपको 13 वर्ष का छूट मिलेगा। अगर PWD SC ST से है तो आपको 15 वर्ष का छूट मिल रहा है फ्रेंड्स। एज रिलैक्सेशंस के बारे में भी हम आपको बता दिए, एज रिलैक्सेशंस भी है। तो फ्रेंड्स अब आपको अगला हम बताने वाले हैं इसका सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला है। एनेक्जर में बहुत कुछ दिया गया है फ्रेंड्स, हमें सब कुछ जानकारी नहीं लेना है, हमें बस वही चीज़ जानना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर OTR आप कराए हैं कि नहीं, आप OTR ज़रूर करवा लेंगे, आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना दर्ज कर लेंगे तभी आप फार्म भर सकेंगे, क्योंकि OTR का ही काफ़ी दिन पहले से ही हो रहा है। तो आपको इसके लिए किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन रहने वाला है इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि क्या दिया है, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एज ऑन 1/8/2025, मतलब आपको कौन सी पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन रहने वाला है इसके बारे में बता रहे हैं, जो कि 1/8/2025 तक फाइनल हो जाना चाहिए। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अभी मान लो आप ग्रेजुएशन आपका लास्ट टर्म चल रहा है, आपका लास्ट ईयर चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर है, तो आपका ग्रेजुएशन 1/8/2025 तक क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप फार्म को भर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग एग्ज़ाम दे देते हैं, सोचते हैं और इसका फार्म भी डाल देते हैं और सोचते हैं हमारा लास्ट है, फार्म ले लेगा, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है वो 1/8/2025 से पहले ही आ जाना चाहिए। आपका जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो वो ग्रेजुएशन 1/8/2025 के पहले ही उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, तभी आप फार्म भर पाओगे, नहीं तो नहीं। अगर 1/8/2025 के बाद अगर उसका रिज़ल्ट आ रहा है तो आप उस फार्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप JSO मतलब जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अगर आप फार्म भर रहे हो तो आपके पास बैचलर डिग्री, देखिए क्या दिया है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ लिस्ट 60 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड लेवल। मतलब अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी संस्था के द्वारा, और आप 12वीं स्टैंडर्ड में 60% मैथमेटिक्स में पाए हुए रहेंगे, कम से कम 60% से ऊपर रहेंगे 12वीं में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, तभी आप JSO, मतलब ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के पोस्ट पे आप फार्म भर सकते हैं। और अथवा बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट डिग्री, या तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स के विषय में किसी भी प्रकार के एक बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। इसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इस तरीके से फ्रेंड्स कई पोस्ट हैं, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें डिग्री दिया गया है, अलग अलग एजुकेशन दिया गया है। आप फॉर्म अच्छे तरीके से
भर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको जैसे कि आप फॉर्म भरते समय आप एग्जामिनेशन सेंटर चुनेंगे, तो फ्रेंड्स एग्जामिनेशन सेंटर बहुत अच्छे से सोच समझ कर के चुनना, क्योंकि आप अपने घर से नज़दीकी एग्जामिनेशन सेंटर को लेना। आप जहाँ चाहते हो ले सकते हो पूरे भारत में, लेकिन आपको जहाँ अच्छा पड़ेगा आप वहीं प्रेफरेंस चुनना। एग्जामिनेशन सेंटर में जब से सबसे पहले यूपी और बिहार के सीआर जोन में जो रहने वाले हैं, यूपी और बिहार के लिए दिया है। देखिए यूपी और बिहार वाले कहाँ कहाँ फॉर्म डाल सकते हैं अपना, तो सबसे पहले भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। यूपी और बिहार वाले इतने जगहों पे अपना फॉर्म डाल सकते हैं। डालने के लिए फ्रेंड्स आप कहीं से भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप यूपी और बिहार के हैं तो आपको यहाँ मौका दिया गया है यहाँ फॉर्म डालने के लिए। फ्रेंड्स सेंटर चुनने के साथ साथ आप 3 सेंटर चुन सकते हो, 3 को आप प्रेफरेंस दे सकते हो। जैसे हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से हैं, तो हम चाहे अपने सबसे नज़दीकी सेंटर को चुनें। सबसे पहले हम वाराणसी चुनेंगे, फिर इसके बाद प्रयागराज चुनेंगे, फिर इसके बाद हमारा जो नज़दीक रहेगा या कानपुर या लखनऊ चुनेंगे। तो इनमें से 3 सेंटर को आप चुन सकते हैं, इसमें से कोई भी सेंटर आपको एक अलॉट कर दिया जाएगा। तो इसके बाद जैसे आप कहाँ से रहने वाले, जैसे आप कर्नाटक के हैं, लक्षद्वीप के हैं, तो सबके लिए अलग अलग दिया है। फ्रेंड्स सेंटर चुनते समय आप सेंटर कोड ज़रूर डालिएगा। सेंटर कोड अगर आप नहीं डालोगे तो समझ लेना सेंटर आपका निरस्त कर दिया जाएगा। जैसे भागलपुर का सेंटर कोड क्या है 3201, मुजफ्फरपुर का सेंटर कोड क्या है 3205, लखनऊ का सेंटर कोड 310 है, 3010 है, वाराणसी का सेंटर कोड 3013 है, प्रयागराज का सेंटर कोड 3003 है। इस तरीके से आप सेंटर कोड जरूर डालिएगा। अगर आप सेंटर कोड नहीं डालते हैं तो आपका सेंटर निरस्त कर सकता है। फ्रेंड इस तरीके से सभी जगह का आप सेंटर पूरे भारत में कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन आपके लिए जहाँ उचित रहेगा आप वहाँ वही डालिएगा। इसके बाद शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ाम किस तरीके से किया जाएगा, दो टायर में किया जाएगा। एक टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम रहेगा, एक टायर सेकंड का रहेगा। दो टायर में 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा इसका। इसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपये रहने वाला है। इसके बाद हम आपको बताएंगे टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन जो होगा उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। हम आपको सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं। हमने आपको एज लिमिट के बारे में बताया, एजुकेशन के बारे में बताया, एग्ज़ाम पैटर्न अब आपको बताने जा रहे हैं, सैलरी के बारे में बताया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे, और अब हम आपको एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। तो सिलेबस क्या क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, 1 घंटे का समय देगा आपको। 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न हल करना रहेगा। एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा मतलब 100 क्वेश्चन 200 नंबर के रहेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 1 घंटे में आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसमें रहेगा जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। सबसे पहले आपको रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंट से सवाल पूछा जाएगा, जो कि 25 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा। इसके बाद दूसरा जो सिलेबस रहने वाला है जनरल अवेयरनेस, मतलब करंट अफेयर, जीके, जीएस, इन सब से संबंधित सवाल पूछेगा। 25 नंबर का 25 सवाल रहेगा 50 नंबर का। इसके बाद रहेगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मतलब मैथमेटिक्स से संबंधित सवाल रहेगा। 25 प्रश्न 50 नंबर का रहेगा। इसके बाद इंग्लिश कम्प्रीहेंसन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। एसएससी के सभी एग्ज़ामों में इंग्लिश कंपलसरी रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इंग्लिश का जो सवाल रहेगा वो भी 25 सवाल 50 नंबर का रहेगा। 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न करना पड़ेगा, जिसमें 200 नंबर मिलेगा आपको। तो टायर फर्स्ट का आपको सिलेबस पता चल गया होगा। टायर फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग 25 नंबर का 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रीहेंसन, ये सब सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा टायर सेकंड। फ्रेंड जो टायर सेकंड का एग्ज़ाम होगा वो 2 पेपर में होगा, एक पेपर फर्स्ट, एक पेपर सेकंड। अब पेपर फर्स्ट भी 3 पार्ट में टूटेगा, नहीं 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा पेपर फर्स्ट का। देखिए जो टायर सेकंड होगा वो 2 पार्ट में होगा। एक आपका जो पढ़ाई लेवल का रहेगा वो चेक किया जाएगा, दूसरे में आपका स्टैटिस्टिक्स के बारे में चेक किया जाएगा। जो पेपर फर्स्ट रहेगा वो भी 2 पार्ट में होगा, 2 सेक्शन में होगा, जो 2 घंटा 15 मिनट का रहेगा। 2 घंटा 15 मिनट में पहला जो सेक्शन होगा मैथमेटिक्स का होगा। जो पेपर सेकंड होगा, टायर सेकंड का एग्ज़ाम होगा, पहला जो होगा 1 घंटे का रहेगा। 1 घंटे में आपको मैथमेटिक्स का सवाल दिया जाएगा, मैथमेटिक्स एबिलिटी और रीजनिंग इंटेलिजेंट, जिसमें 30-30 नंबर का रहेंगे। टायर सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा इसमें सबसे पहले
मैथमेटिक्स और रीजनिंग का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें मैथमेटिक्स 30 नंबर और रीजनिंग के 30 सवाल रहेंगे। 30 सवाल मैथमेटिक्स के, 30 सवाल रीजनिंग के रहेंगे और टोटल मिला करके एक सवाल पे 3 नंबर मिलेगा, 180 नंबर मिलेगा आपको, 1 घंटे में करना रहेगा। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन का पेपर होगा तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस एक साथ होगा, जिसमें इंग्लिश 45 क्वेश्चन रहेगा और जनरल अवेयरनेस 25, टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलेगा। 310 नंबर का 1 घंटे में इसे पूरा करना रहेगा। इसके बाद जो सेक्शन थर्ड होगा, उसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। आपके पास कंप्यूटर का कितना जानकारी है। ये 15 मिनट का केवल रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें 60 नंबर आपको मिलने वाला है। इसके बाद जो एक और होगा डाटा एंट्री स्पीड, मतलब आप डाटा कितना तेज़ से इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो डाटा के लिए आपको समय दिया जाएगा, जो कुछ भी दिया जाएगा, लेकिन इसमें नंबर नहीं मिलेगा। इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट को ही चुना जाएगा, मतलब कौन से स्टूडेंट इस क्राइटेरिया को पार कर गए हैं। जो पार कर जाएंगे उन्हें ही केवल सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद पेपर सेकंड जो होगा इसका, वो स्टैटिस्टिक्स से रहेगा। एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा। इसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको सिलेबस भी बता दिए। अब आपको बताएंगे कि इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। टोटल बता दिया आपको कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो सेक्शन फर्स्ट का आपको पता चलेगा, जो टायर सेकंड होगा एग्ज़ाम, उसमें सेक्शन फर्स्ट में मैथमेटिक्स और रीजनिंग रहने वाला है। सेक्शन सेकंड में इंग्लिश, जो कि सेक्शन सेकंड में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर टेस्ट रहने वाला है। सेक्शन फोर्थ में डाटा एंट्री स्पीड रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम आपको सभी चीज़ के बारे में बता दिए। इसमें कौन कौन से, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, योग्यता क्या रहने वाली, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, इसका सैलरी क्या रहने वाली, और यही सब सिलेक्शन प्रोसेस है इसका। तो फिर अब आपको बताएंगे किस किस सब्जेक्ट, मतलब टायर फर्स्ट के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या पूछेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या पूछ सकता है। तो इसमें क्या पूछ सकता है, इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये सब रहेगा। दिस कंपोनेंट में भी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनोलॉजी रहेगा, सिमिलरिटी रहेगा, डिफरेंस रहेगा, स्पेस विजुलेशन रहेगा। इसके बाद ओरिएंटेशन से सवाल रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन से रहेगा, ऑब्जर्वेशन से रहेगा, रिलेशनशिप से रहेगा, कंसेप्ट रहेगा, अरिथमेटिक से, रीजनिंग से रहेगा। इसके बाद जो कुछ भी रहेगा, एनालाज रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, फिगर क्लासिफिकेशन रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, वेन डायग्राम रहेगा। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, यही सब सब्जेक्ट मिल करके रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग तैयार करेगा। जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, आपको पता ही है। जनरल अवेयरनेस में सब कुछ करंट अफेयर, जीके जीएस, हिस्ट्री, कल्चर, हिस्ट्री रहेगा, कल्चर रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, जनरल पॉलिसी रहेगा, साइंटिफिक रिसर्च रहेगा। यही सब रहने वाला है पेपर से फर्स्ट के जो जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट रहेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या रहेगा, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में रहने वाला जो सब्जेक्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहने वाला है, स्क्वायर रूट्स रहने वाला है, एलिगेशन रहने वाला है, टाइम एंड डिस्टेंस रहने वाला है, टाइम एंड वर्क रहने वाला है, एल्जेब्रिक रहने वाला है, आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ यही सब सब्जेक्ट रहने वाला है। सर्कल, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगल, यही सब रहने वाला है। कॉमन रेक्टेंगल, रेशियो, डिग्री, यही सब सब्जेक्ट रहने वाला है फ्रेंड्स, और कोई अलग से नहीं। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, यही सब रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, सभी एज लिमिट्स क्या रहने वाला है इसके बारे में बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसके बारे में बताया, और इसके बाद इसका सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में बताया, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न इसके बारे में बताया। फ्रेंड्स, आप इसका फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लो, ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, इसका लास्ट डेट कब से कब तक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के, मतलब टायर फर्स्ट एग्ज़ाम कब से कब तक होगा, और टायर सेकंड का एग्ज़ाम कब होगा, सभी इसके बारे में बता दिया। फ्रेंड्स, अब हम आपको अगला वीडियो जो बनाएंगे इसके बारे में बनाएंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इस पर भी आपको एक वीडियो दे देंगे, जिससे आप अपने फॉर्म को भी भर लेंगे।